अब देखो व्हाट इन क्वेश्चन अबाउट व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन F2 प्रोजीनी, व्हाट आर देयर रेशियो, ये हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट करो। गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस क्या है? देखिए इनहेरिटेंस सर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड बता रहा हूँ। ट्रांसमिशन ऑफ जीन, जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स। जीन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली, इसका मतलब समझते हो? जीन हुआ ना सर, ऐसे हमारे कैरेक्टर्स जो जीन कंट्रोल करता है उन्हीं का ही ट्रांसमिशन हो सकता है। हम मोटे हो गए, पतले हो गए, इसका जीन से कोई लेना देना नहीं है ना। जेनेटिकली कंट्रोल वो हो गया है, फिर से करा देंगे। कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तो उसको क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। उसको कहते हैं अनुवांशिकता। एक अगर मान लीजिए दैट इज, इसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। वंशवाद, वंश से जो चल रहा है उसे अनुवांशिकता कहेंगे कि नहीं? और बताइए इनहेरिटेंस के जो फादर ऑफ इनहेरिटेंस किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, वो अनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। The basic feature of transmission of inheritance क्या है? अब कह रहा है क्यों होता है, इसका रीजन बताओ। So now जॉर्ज है, तो the basic feature of mechanism क्या है? The mechanism is, पहला क्या होता है? The DNA contains, DNA ग्रेगोर है ना? हाँ, contains information for formation, यानी इसकी विधि क्या है? किस प्रकार से ये एक में से दूसरे में, अगर हमारी कंजी आंख है तो हमारे बच्चे की कंजी आंख क्यों? एरर हो जाता है डीएनए कॉपिंग में। म्यूटेशंस की बात है, फीचर्स की बात है कि मान लो जो आपके पिता जैसे दिखते हैं वैसे आप क्यों दिखते हैं, उसका रीजन दिया जा रहा है। तो उसकी विधि क्या है? सुनिए, सुन ले। दैट इज डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, प्रोटीन। तो प्रोटीन ही तो स्ट्रक्चर देता है हमको, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंड क्या है? दैट इज सर कभी बच्चे से पेरेंट्स में फीचर्स नहीं जाता। अब देखिए अनिरुद्ध का केस, ये देखो डीएनए क्या मतलब ऐसा हो सकता है ना कि पेरेंट्स के बॉडी में पहले से इस टाइप का बच्चा, each parent contains बच्चा a pair of, सुने, each जर्म सेल, each parent contain a pair of chromosome। क्या रहता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सर जर्म सेल भी तो बोल सकते हैं। क्रोमोसोम। अब देखो क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, प्रोटीन, डीएनए ऑफ डीएनए। डीएनए में ही तो सारी चीजें संरक्षित हैं, और उसको कंडेंस कर दो, संघनित कर दो, तो वो क्या कहलाएगा? गुणसूत्र। क्रोमोसोम तो जानते हो ना, गुणसूत्र। गुणसूत्र। ये देखो इनको मान लो। अब जैसे कि ईच पेयर कंटेन्स, ईच पेरेंट में दो हैं। अभी कैसे, अभी पेरेंट की बात की, मैं सोमेटिक सेल की बात कर रहा हूँ, आप गोनाड की बात कर रहे हो। अच्छा। तो अब उनकी बॉडी में हर जगह पेयर में है ना, एंड दे प्रोड्यूस क्रोमोसोम्स, ठीक है। देयर सेक्स सेल जो गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, विच कंटेन्स क्रोमोसोम हाफ इन नंबर। वो कैसे होंगे बताओ? हाफ इन नंबर। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अभी समझो, अब मैं पूरा बता रहा हूं। तो हर एक पेरेंट के पास कितने हैं? मतलब ये फादर है, सर 23 तो ये फादर है,
सर 46 46 सर 23 पेयर है। ये कौन है? ये उनके पापा हैं और ये है और मेरे पैसे। उनकी मम्मी है। ठीक है, अरे छिपे नहीं। आधार कार्ड हो। इनकी मदर है मेरा तो सर ने नाम नहीं लिया। और ये पिताजी हैं। सो आधार कार्ड। इनके फादर और मदर में 2n क्रोमोसोम है। बॉडी में कितने हैं? स्टेम सेल में। स्टेम सेल समझते हो? सोमैटिक सेल, सोमैटिक, हाँ सोमैटिक। या उसे क्या कह सकते हैं? ऑटो सेल, ऑटोजोम, ऑटोजोम या ऑटो सेल्स, ऑटो सेल्स, हाँ सर सेल्स ऑटोजोम कहेंगे, ऑटो सेल्स। इतनी बात करो। तो वो 2n है। एंड तो हर पेरेंट में 2n क्रोमोसोम्स हैं। However, their gonad contains n number of chromosomes. अच्छा आधा। जो ओवरी होगी उनमें n होगा और इनमें भी n होगा। So half amount of chromosomes. सर ऐसे क्यों? सर सोमेटिक However, सर सुनो तो their gonad. सर गोनाड का मतलब क्या समझते हो? Section. That is जहां Germ पर cell या टेस्टिस या ओवरी Germ दो ही cell या गोनाड होते हैं कि नहीं? सर सर हाँ, सर बोल रहे हैं। हाँ, सर सोमेटिक वो तो वो चीज होती है जो है ना हम पेरिफेरी में आगे होती है ना body के। सर आगे पास नहीं करवा सकते। सोमेटिक सेल ऊपर की बॉडी के सेल हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो उससे क्या होता है? अगर उनका मियोसिस हो जाए, मियोसिस का मतलब है बिना रेप्लिकेशन के टूट जाए, तो हाफ अमाउंट हो जाएगा कि नहीं? तो बॉडी में जो टूटना है वो रेप्लिकेशन के बाद एक बार टूटना है, और यहाँ पे जो टूटना है रेप्लिकेशन के बाद एक बार टूटना और फिर दूसरी बार फिर से टूटना, 2 टाइम्स स्प्लिट। सर एक बार मियोसिस, 2 बार माइटोसिस, ऐसा कुछ? मतलब एक बार क्या हुआ? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और फिर उसके बाद माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 हो जाए, तो उसको फिर क्या कहते हैं? हाफ अमाउंट हो गया। तो अब देखो पूरी बॉडी में 2n क्रोमोसोम। गोनाड। फिर से समझो, ये पेरेंट है, तो पेरेंट में हर एक जो क्रोमोसोम है वो किसमें है? सर वाई को छोटा बनाना। सर हर एक बॉडी सेल वाई से मतलब नहीं है, आप अच्छा। समझे ना? ये सर बॉडी में ये देखो, 23 पेयर ये है टेस्टिस तो में ऐसे ही है, और इसमें जो मेल है उसमें एक क्या होगा? एक्स और वाई होगा। तो आप ये समझ लें, ये एक्स और ये वाई है मेल में। जो कि फीमेल होगी तो उनमें क्या होगा? एक्स एक्स होगा। सेम पेयर। लेकिन क्या ये जोड़े में होंगे पूरी बॉडी में? तो पूरी बॉडी में जोड़े में है, और फिर भी जो इनमें अभी जिसकी बात ये कर रही थी, कह रही थी सर वहां ऑटोजोम मत लिखना, यहां लिखना। क्यों भाई? इन्होंने सबसे पहले बोला कि सोमेटिक सेल में ऑटोजोम ना वो लिखना, जो 22 क्रोमोसोम से वहां जोम लिखना। खुशी ने बताया था कि नहीं? तो ये क्या हुए बताओ? ऑटोजोम। कितने ऑटोजोम है? 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम। देख लो, ये भी बहुत अच्छा बोले, कह रही है। क्रोमोसोम्स होते हैं। देख लो, इन्होंने कहा 22 पेयर ऑटोजोम और 1 पेयर सेक्स वाला सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। सर ऑटोसोम क्या होता है? बात समझ में आई? ये चीज क्या है? इसी को कहते हैं ह्यूमन जीनोम चार्ट। इसको क्या नाम दिया गया? ह्यूमन जीनोम चार्ट। ह्यूमन जीनोम, कि जो जीनोम है। अब ये पता चल गया, ऐसे इनमें भी है। तो टोटल 23 है, ये 1 पेयर है। इसको क्या लिखें? XX, और इसे क्या लिखें? XY। मेल में एक Y भी होगा। लेकिन अब ये जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? कि इससे जो गेमीट बनेंगे जो इनके गोनाड्स में, तो उसमें ये सब सिंगल सिंगल होंगे। सर सिर्फ 23 होंगे ना? 23 होंगे, और या तो यहां पर क्या होगा? ये होगा, और या ये छोटा छोटा वाला होगा,
या तो एक्स होगा या फिर वाई, एक ही होगा। वाई होगा तो बॉय हो और ये जाएगा, X होगा तो 23 girl हो 22 ऑटोजोम है, ये पेयर में थे। हाँ सर। और अब क्या होगा 22 जाएगा। ऑटोसोम सर पेयर होगा ना? नहीं होगा पेयर, क्यों? एक प्लस सिंगल ही वन। गया। अच्छा वो उसके सेक्स, क्रोमोसोम। हाँ। इसको कहते हैं मियोसिस। सर बोला वो था मैं ना, अलग एक से आपको- मियोसिस 2 माइटोसिस है, वो किसका होता है? अब आप बहुत सारा एक साथ मिला देते हो तो फिर उसमें नहीं, जो चीजें वो हर चीज का परिमेयीकरण करो। थिंग्स शुड बी रेशनल। तो मतलब कोई भी चीज आप बोल रहे हो तो सुलझे हुए तरीके से बोलो। अब ऐसे गड्ढम गड्ढ कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना? तो उसे हम पूरा बता देंगे आपको, ठीक है? ओके सर। तो अब आप ये समझ में आ गए, ये किस में? गोनाड में। गोनाड इनके टेस्टीज में होंगे, मेल के। और टेस्टीज में ये सब क्या है? क्या स्पर्म सेल है? जी और इसमें ओवम होगा। तो ओवम में क्या चीज होगी? वही 23 पेयर होंगे, सिंगल 23 होंगे, लेकिन पेयर में नहीं होंगे। और इसमें जो सेक्स सेल होगा वो एक ही होगा, वो सिर्फ एक्स होगा ना, यस सर। प्लस एक्स। तो यहां पर भी 22 ऑटोजोम और प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। ये किसमें है? ओवम। अब गोनाड का नाम ओवरी। तो यहां लिखो कि ईच पेरेंट कंटेन्स अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इन देयर बॉडी सेल्स। अगर आपको वहां नहीं समझ में आता है सोमेटिक सेल्स या सोमा सेल्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इन देयर body cells. However, their gonad contains only half amount of chromosomes. उनका गोनाड में क्या होगा बताओ? Chromosome बॉडी आधा में तो इतना, ये किस में है? क्या इनकी बॉडी में? और ये इनके गोनाड में है। तो एरो नीचे लगेगा ना? हाँ नीचे। मतलब वो वाला सर, सर हम्म, वो जो आपने ऊपर करके नीचे लिख दिया इन देयर बॉडी से। हाँ, हाँ। तो ठीक है, चलो अब सही है। However, their gonad contains half amount of chromosomes. Half amount तो of, मतलब उनकी पूरी बॉडी में पेयर रहेगा और गोनाड में हाफ रहेगा। हाफ रहेगा, हाफ अमाउंट ऑफ, ठीक है? तो हाफ अमाउंट सर ऑफ ऐसा क्रोमोसोम होता क्यों है? एन, जिससे कि जब निषेचन हो, फर्टिलाइजेशन, तो उनका एन और इनका एन मिलके 2n हो जाए और वही रिस्टोर रह जाए। तो फिर वो 2n फिर पूरे बॉडी फिर वही जो 2n है वो पहले जाइगोट में 2n होगा, तो अब 2n हो जाने से उतना ही हो गया। अब उसका फिर से रेप्लिकेशन होगा पूरी बॉडी में, फिर बड़ी सी बॉडी बनेगी, माइटोसिस होगी। और जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, बोले मियोसिस चालू करो, बहुत बढ़ लिए। अब चलो अगली जनरेशन की तैयारी। ये चीज यानी 13 साल तक क्या हुआ? माइटोसिस से बढ़ते रहो, फलो फूलो, फिर फुलाओ दूसरे अपने अगली जनरेशन। ये चीज होती कि नहीं? हाँ सर, यही होता है। ये ऐसा ही होता। नहीं तो ऐसा होता तो पेड़ पैदा हुआ नहीं, संतरा नहीं दे रहा, अमरूद नहीं बेचारा पौधा बना है, थोड़ा 2 पत्ती तो आने। अभी कल ही खरीदा था माली से 40 का, संतरा भी नहीं निकला। तो ऐसे नहीं किया जाता। अभी तुम लोगों को घर जाते दूध मिलता है, बॉर्नवीटा मिला दो, हाँ बेटा लो लो बॉर्नवीटा पी लो, जो उसमें पनीर डाल दिया तुम्हारे दूध में पियो। कई लोग पसंद होता है, कहते हैं चाय में भी मम्मी पनीर दे। अब देखो, सो कंटेन हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो, सर देखो ज्यादा सो व्हेन, अब आगे की क्या बात हो गई कि तीसरी बात, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ किसका? मेल एंड फीमेल जर्म सेल, मेल एंड फीमेल जर्म सेल, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा, देन इक्वल अमाउंट ऑफ, अब वो क्या होगा? देयर न्यूक्लियाई फ्यूजेस। ऐसा नहीं है कि सेल ही फ्यूज होता है,
सेल फ्यूज होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा कि नहीं? यस सर। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जैसे है तो इनके दोनों के न्यूक्लियस हैं और वो मिल जाएंगे, तो न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे और न्यूक्लियस मिलने के बाद ये जाइगोट बन गया। तो ये जो जाइगोट बन गया, अब इसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? ये n है और ये कितना है? 2 है। तो ये हुआ कि नहीं? मेल एंड फीमेल जर्म सेल ऑफ देयर न्यूक्लियाई फ्यूजेस। हाँ हाँ, ये स्पर्म है, ये एग है, ठीक है कि नहीं? तो अगर आप देख लें कि मान लीजिए ये इसका फ्यूजन हो रहा है, तो इसका भी न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस है, क्या इन दोनों का फ्यूजन नहीं हो जाएगा? सर ये क्या है सर? वो स्पर्म है। अरे नहीं, उसको एन लिखा है ना सर बीच में। न्यूक्लियस है सर। न्यूक्लियस है भाई। सर हाँ ये, अब इसमें भी है, दोनों में n अमाउंट है। सर ये इस साइड वाला स्पर्म है, वो वाला एग है, एग है। ओ, और ये दोनों मिल गए, तो फिर ये इसके बाद ये क्या है? सर ये स्माइल क्यों कर रहा है? ये हम लोग का पहला जन्म है, तो फर्स्ट सेल है। अब इसके बाद ये बन गए, सो क्या होगा बताइए? सब जाइगोट है। सुने, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट इज फॉर्म्ड विच कंटेन्स, इसमें क्या होगा? 2n क्रोमोसोम, उसमें 2n क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? तो इन दिस वे वो स्माइली है या फिर पक्का? अब ये देख लेते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे तुमको, ठीक इसको है? यही सबसे बड़ा So 2n chromosome and the first cell of next generation contain features of both of its parents. First cell of next generation, ये फर्स्ट सेल है कि नहीं? क्यों ये कहा जाता है कि हम माँ के गर्भ में जन्मे? क्योंकि हम लोगों का जन्म फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में हुआ है। ये तो कोई नहीं कहता हम पिता के गर्भ में जन्मे, तो इसलिए वहां पर फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कंटेन्स फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ये लिखना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये लोग समझ ही नहीं पाते क्या लिखा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझोगे। Yes, इसको इसी मेथड से लिखना है, कई बार आया वो क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है। सो विच कंटेन्स 2n क्रोमोसोम। नाउ ध्यान से सुनो। फर्स्ट गज्जू तो ले आएगा वहां से। सेल ऑफ नेक्स्ट बाकी में फेल हो जाएगा। generation contains features of both of its parents. In this way characters of ठीक है, parents are transferred to next generation. यही इसका मैकेनिज्म हो गया कि नहीं? सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ जाता है? ये 3 नंबर का आएगा। सर लेकिन इससे ना केस बेस जा रहा है। ये कौन? अरे इससे सुना, इससे आ रहा है। जरूरी नहीं है कि केस बेस्ड है, 80% मैच होता है सिर्फ। From parents to offspring. सैंपल पेपर वाले से मतलब। सर बोर्ड का एग्जाम सेट वाइज होता है क्या? हाँ 3 सेट होता है। ठीक है। हाँ भाई बोर्ड ऑर्डर मेरे से पूछे तो पेपर दे देता हूँ। ओके, 19th क्वेश्चन देखें। रस्टिंग के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज रस्टिंग? सर वो when- साइड लेयर ठीक है, react with water and CO2 in iron is prolonged exposed to atmospheric condition.
एसिडिटी, ठीक है, सर एसिडिटी एसिड्स और एंड वाटर, इन सब के अगर संपर्क में रहे तो क्या होगा? देन Oxide, sulfide या- स्लोली ईटन अवे। नहीं, आयरन के बारे में बात करना है। ईटन अप मतलब एंड लूजेस, ये खा लिया जाता है, सर टेंसाइल स्ट्रेंथ लूजेस इट्स टेंसाइल टेंसाइल ब्रिटल स्ट्रेंथ, सर लोहा खाते हैं नहीं, It is eaten up. जंग लग जाता मतलब ये डिके हो जाता है, ईटन अप एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से? है। ऑक्साइड लेयर शायद सर ये जो सैंपल पेपर आया है इस साल, इससे Of क्वेश्चन iron आ सकते हैं oxide. बोर्ड में। इट इज कॉल्ड, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, किससे? रस्टिंग। ये जो 10, अगर आपने साइंस के और मैथ के 10 सिंपल पेपर कर लिए ना, फिर सैंपल में प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर, ये भी क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, ये अरिहंत के क्वेश्चन है, इससे सर, आगे बिल्कुल बोलो। आपका बताओ तो पूरा हर डायमेंशंस भी क्लियर कर देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सर कितने मार्क्स आ जाएंगे साइंस में अगर 10 पेपर कर लिए तो? 10 पेपर करने से पूरे नंबर आ जाएंगे, वो भूल गए पहला फुल आ जाएंगे, इतना इसमें पावर है। आप देख रहे हैं ये कई डायमेंशन क्लियर कर रहा है, एक क्वेश्चन दूसरे में रिपीट भी नहीं होगा किसी, इस तरीके से बनाएगा पेपर है। तो नाउ इट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो Fe प्लस Fe2O3, सो दिस इज 3O2 और 2, और ये 2। ये चीज है। अरे सर गलत कर दिए सर, Fe4 हो गया इधर। अब देखिए, सर Fe3 को फेरिक कहते हैं। Fe लिख लो, फेरिक फेरिक Oxide. ऑक्साइड ऑक्साइड, या आयरन 3 ऑक्साइड भी है, और ये 3 लिखा है। ओके, नाउ रियल 2 में डिफरेंस क्या था? हाँ, वो के साथ वही बनता है। वो ऑक्साइड है, प्लस होता है और Fe और O है। अगर मान लो 3 है और ये 2 है, तो ये इसमें लगेगा, इसमें वो तो Fe वो और Fe और O है 2 और 2, तो फेरस ऑक्साइड होगा, फेरस। हाँ Fu। ये फेरस ऑक्साइड 11th में जाओगे तो पहले देखोगे फेरस बना है तब फेरिक बना है। इसके अंदर का भी एक मैकेनिज्म है, वो भी हम नहीं बता रहे हैं, डिटेल में आते। और ये क्या बना? Fe2O3, तो ये रस्ट है। और सर Fe3O4 क्या होता है? वो इन दोनों का मिक्सचर है, सर मैग्नेटाइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? Fe3O4, इट इज FeO और Fe2O3। सर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? उनकी जो किसी चीज को उठाने की टेंशन क्षमता। उठाने की क्षमता, भार वहन करने की क्षमता, टेंसाइल बियरिंग लोड, बियरिंग कैपेसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल Load strength of bearing shear. कैपेसिटी। अगर जंग लगे लोहे में तुमने कर दिया ना, गिर जाएगा। कोई चेन में, तो फेल हो सकता है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट अंडर विच कंडीशन आयरन रस्ट। सो इसमें हम क्या करेंगे कि पानी में डुबा के कुछ नेल्स रख देंगे। क्या करना है? What are the norms? सर या फिर बिना और- पेंट किया हुआ डोर को भी ऐसे ही आप तो एक एक्टिविटी कर रहे हैं। सब बुक में एक तो दिया है दूसरी चीज है कि मान लीजिए इसके ऊपर क्या कर दिया तो कि उसमें अगर मान लीजिए पानी डाल दिया, बुक में 3 आएगा मतलब। हाँ तो वही तीनों ही बना देंगे। अच्छा। और इसके ऊपर ऑयल भर दो। एक में कि वो पूरा पैक होता है, एक में होता है वो ये ऑयल है। ड्राई सर वो होता है। नहीं, एक से सर एक पैक में है। ऑयल होता है, एक में पानी के ऊपर ऑयल होगी हाँ। हाँ, तो वही तो। और एक में आधा ही पानी भरा और ये वाटर है। और एक में आधा Dry मतलब है। आधा नहीं बहा के और एक में डाल दिया, एक ड्राई, एक में पानी, एक में तेल। ये होता है। ये ठीक है। फिर जैसे वाटर डाल दिया, लेकिन वाटर आधा ही ठीक है, और इसमें
पानी होगा आप क्या कर देंगे? ड्राई होगा सर, ये ड्राई। उसके नीचे वो कुछ ग्रैन्यूल्स लगे नहीं ये हाँ किसी चीज का सर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हाँ ड्राइंग एजेंट होता एंड्रेस है। कुछ था बुक में लिखा हुआ है ना। सो यहाँ पर पानी न डालो, सर आधा पानी सर इसमें तेल डाल दो। एनहाइड्रस डालो। पानी डालोगे फिर वो एनहाइड्रस नहीं रह सर जाएगा। एनहाइड्रस क्या होता है? एनहाइड्रस CaCl2, ये समझ में आया? अब ये देखो तो किस केस में क्या होगा, जो CaCl2 एनहाइड्रस है और हमने 3 केसेस लिए हैं। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है? वो अभी बताएंगे, अभी सर बताएंगे। उस वाले में पानी तो शायद आधा ही रहता है। देख लेते हैं, आधा पानी ना पहले में और दूसरे में तेल है। ना पहले वाले में पानी आधा और आधा। कुछ भी अरे कितना भी एक ही होगा। उससे एक ही बात है। पानी के अंदर रहते हुए जंतु ना। चल पानी भी आधा वो पूरा लग जाएगा ये। उससे कोई मतलब नहीं, एयर। तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है क्या? अब देखो अरे तो सर ये तो सबसे पहले हम ये देखें कि एनहाइड्रस CaCl2 क्या है। कुछ चीजें देखो, सर अगर CuSO4 है और 5H2O है, सर इसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा? मुझे लग रहा है दूषिता बंक मार रही है। देख CuSO4 देखो अब प्लस 5H2O मामा के साथ और ये गैस है, ये उड़ गई तो ये क्या बना? एनहाइड्रस। ये क्या चीज है बताओ? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। सर उस फर्स्ट का नाम बताओ ना सर, जो रिएक्टेंट है। ये CuS कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट। ब्लू विट्रो सर डाइहाइड्रेट वो होता है ना सल्फेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता पेंटा है। वॉशिंग सोडा एनहाइड्रेट। समझ गए? ये किस कलर का है? ब्लू ब्लू। अच्छा कॉपर ठीक है, वाइट है। और वो वाला फिर ब्लू है, वो वाला ब्लू है, ब्लू विट्रो। अच्छा ब्लू तो इसको क्रिस्टल है। क्रिस्टल होने से ये ऐसा है। अच्छा SO3 का नाम बताओ। SO3 का सल्फाइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। अरे ये बता रहे हैं, क्या? बोलो। SO3 सल्फर सर सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या हो गया? सल्फाइड। ये सही बताएंगे। एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, जिस बारे में बात होती है उसको लेके चलते हैं। आपने तो सिर्फ SO3 पूछा था। लो। SO3 पूछा सिर्फ। इन्होंने बता दिया एनहाइड्रस इन्होंने बता दिया ना। सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 सल्फ्यूरिक एसिड देखो कितना बड़ा बात एनहाइड्रेस है, भी बहुत लिखा बड़ी है। बात है। एनहाइड्रेस। बोला कि H2SO4 को गर्म किया और पानी निकल गया तो ये एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड है। भाई CO2 क्या है? सर CO2 गैस है। एनहाइड्रेस। अनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड। सब पहले से बताएं, तुम्हारा चांस निकल ले गया। एनहाइड्रेस। चीटिंग कर रहे हैं ना? हाँ सर। नहीं तो CO2 पिटाई लगाएगा। देख लो, अब ये बताना चाह रहा था लेकिन वो बता दी। सर कार्बन डाइऑक्साइड। H2CO3 है जो सोडा होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सर अगला मैं बता दूंगा। और ये क्या बताओ? कार्बोनिक एसिड। एसिड। तो ये जो चीज है ये क्या बनी? एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड। एनहाइड्रस। सर तो ऐसा आसान नाम लिख लो ना, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बता रहा हूं, अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं ना। वो हाँ। तो ऐसे CO2 तो हाँ, कुछ सर। 6th से भी पढ़ते चले आ रहे हो। जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझो ना। यस सर। तो अब देखो NO2 क्या है? सर NO2 एनहाइड्रेस नाइट्रिक एसिड। पहले से ही बता देते हैं। मौका खो दे। सर आपने NO2 पूछा था, NO3 ये देखो। सर वहाँ पे देखो NO2 लिखा है। हाँ तो NO2 पूछा। इतना मतलब जानते हैं। क्वेश्चन भी नहीं। अब ये देखो 4 ये हो गई, वो 6 हैं तो इसमें वाटर निकालो H2O तो कितना हुआ? सर अनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड। एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड। एक होगी कमी पड़ रही ना, सर आधा हो तो जोड़ ये एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड। अब हम एक और बात बताएं, इनमें अगर पानी डालोगे तो क्या ये बन जाएगा? ये किसमें? इन सब में पानी डालेंगे तो हाँ। पानी डालोगे तो यहाँ जाएगी। हाँ सर। सो एनहाइड्रस कंपाउंड्स आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ
दे कैन टेक वाटर फ्रॉम अदर सब्सटेंस, क्योंकि उनसे पानी लिया गया है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सबसून, पानी का इनोबरे मोती मानशून। ये सुना हुआ है है ना? ये उसका आइडिया नाइट में था। रहीम के दो अरे रहीम की दोहेली वो अलंकार में था ना। एनहाइड्रस तेरे को क्या बताया जो कंपाउंड्स है, फिर इसका मीनिंग इसका मीनिंग है कि निर्जली कारक यौगिक। एनहाइड्रस कंपाउंड्स आर व्हाट? डिहाइड्रेटिंग ये एजेंट। किसका आंसर है? ये क्या कहलाते हैं बोलो? ये कौन सा? अच्छा कौन सा? डिहाइड्रेटिंग, मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर साइड अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो एग्जांपल लिख देना सर जो ZnCl2, CaCl2, H2SO4 में तो है। कंसंट्रेटेड H2SO4। सर KMNO3 ये सब कोई बात नहीं, छोड़ देखो जब क्लास को, अभी ये कच्ची क्लास है, अगर कंफ्यूज सर हो सर ना, गलती से सर बोल दिया। सर डायग्राम गाँव मत से मिटाना, जाएगी आगे। डायग्राम मत मिटाइएगा सर। हम आपके नाम से लिख देते हैं। मैं सर अपने सॉरी सर सॉरी गजू। गज्जू गलती से कर अब तुम्हारे भाई का नाम है पीयू। दोनों भाई। अब देखो सर यहाँ पे मिटा दो सुनो। सर। अब अपने नाम से नहीं लिखेंगे, फिर हमारी कोचिंग करेंगे, कहेंगे KMNO3 बता रहे। अब देखो CaCl2 अब प्लस H2O, तो बोलो क्या होगा इससे? CaCOH फोर ट्वाइस और 2HCl। सर एंड तो इस तरीके से ये क्या करेगा बताओ? इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, सी विल नॉट, क्योंकि गेट कोरोड। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ही तो होती है, एंड एयर, सो रस्टिंग टेक्स प्लेस। अबे तो कुछ कर रहा सर है सर हाँ बोलो। सर अनहाइड्रस हाँ सर अनहाइड्रस है ना? एनहाइड्रस। AN हाँ, सो एन का मतलब ये है कि बिना जल के। एन का मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन सर एन में नहीं होगा UN एयर, और एनएरोबिक, एरोबिक, एनएरोबिक, हाइड्रस, समझ आई कि नहीं? तो एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस समझ आए? क्वेश्चन में पढ़ो, उसमें लिखा है एनहाइड्रस, नहीं लिखा है? रस्टिंग टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, इस सेंटेंस को पूरा करो जाए। ये वाटर सर वाटर वाटर नो, वो शिवम पहले ही बता दिया, बोलो बेटा। अनहाइड्रस anhydrous ऑक्सीजन restraint take place in presence ऑफ बोलो। of oxygen हाँ, फिर जो एटमॉस्फेयर में सर होती Moisture. मॉइस्चर हाँ, that is in presence of वाटर O2 and H water। सर So, एसिड में भी तो हो सकता सुन लें, इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बोथ आर अवेलेबल, क्योंकि ऑक्सीजन धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व होती जाएगी, पानी भी तो है। रस्टिंग टेक्स प्लेस इन और सर ऑयल A. एयर को ट्रैप कर देगा, Rusting. आने नहीं देगा। विल टेक प्लेस। और बी में क्या है कि Sir, ड्यू टू भी एब्सेंस rusting हो ऑफ जाएगी। ऑक्सीजन Oxygen. नो रस्टिंग सर टेक्स लेकिन पानी में सर, पानी ऑक्सीजन भी तो होता है। होती अरे है, तो लेकिन उसको पानी वो होता है। उसको जो चाहिए होगी, अगर वो थोड़ी बहुत रस्टिंग होकर के वो रुक जाएगी, उससे सप्लाई नहीं मिल पाएगी। एयर में जो 21% है उसका वहां पर नितांत अभाव होगा, और इसकी वजह से रस्टिंग। और सर तीसरी टेस्ट तो ट्यूब में आप ये लिख दें। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आंसर सर। कहाँ से आता क्या सर? तीसरी टेस्ट ट्यूब में यही है बस, displacement हो यही जाएगी। आंसर है। सर ये टेस्ट ट्यूब पे वो हाँ, ये फोटो होगी। है क्या? हाँ? ये डॉट है, लिख कॉर। बा, सर ना का नहीं होगी, देखो। नहीं होगी। नो, बात इधर करिए। रस्टिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, बिकॉज एब्सेंस ऑफ। और थर्ड का आंसर बताओ शिवम। नो रेस्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। तीसरे में सर ये होगी कि नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर एब्सेंस Due ऑफ to H2O H2O एंड O2 बोथ। O2 तो है ही। O2 से क्या यूज? O2 वहाँ का यूज हो गया। O2 नहीं है सर, O2 नहीं है उसकी। O2 एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड O2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन ऊपर लिख दिए कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो भी वाटर कहाँ की? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। अच्छा, वो भी नहीं कि हमने वहां पानी डाला था, मॉइस्चर
प्रेजेंट इन एयर, ये उसको एब्जॉर्ब करा। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। आगे देखिए। सर जो आपने टेस्ट ट्यूब दी है सर उसके अंदर भी है क्या सर? CaCl2 है बस, और एयर भी, और अगर थोड़ा बहुत अगर ट्रेसेस ऑफ वाटर थे वो भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सर CaCl2 ने ना मैंने पता स्टार्टिंग में और इसको अब देखो। स्कूल में आगे देखिए कि, और ये मुझे बता दीजिए कि CO2 एब्जॉर्ब करना हो आदित्य तो क्या डालेंगे? सर KOH, ये KOH कह रहे ठीक है। K2Cr2O7 हाँ KMNO4 सर, K2Cr2। रुक जाओ। हाँ तो वही तो। गरजत है सो बरसत नहीं, ये गरजते ज्यादा है लेकिन इनके में तत्वहीनता है। और वो कितने धीमे बता रही हो, कितनी शालीनता से सही जवाब दे रही हो KOH। कि CO2 के साथ वो रिएक्ट करें तो सर के, वो एक बेलरिंग वाला। तो ये बात समझ आ गई। और वाटर, चिल्लाने से आवाज सही थोड़ी हो जाएगा आंसर, जो धीमे बोलेगा उसकी बात सही है। सो इट इज फॉर एब्जॉर्प्शन, किसके लिए? अगर CO2 के एब्जॉर्प्शन के लिए करना है तो KOH डालो। ये टेस्ट ट्यूब में डालो था कि नहीं, गमले में रखा था जब हम 4 कंडीशन देख रहे थे। सो दिस इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। किसी से भी CO2 एब्जॉर्प्शन करना हो तो KOH डालेंगे। देखो कर ही लेगा। और अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O करना हो तो ये 3 डालो। जरूरी नहीं कि यही रखो, हम ये नहीं कह रहे हैं, ZnCl2 भी डालो। सर आपको पता है 5G कल से आ जाएगा जोधपुर में। क्या? 20 बर्ड क्या? मर जाएंगे कैसे? 5G आ जाएगा। नहीं मरेगा। तू बचाएगा जाकर। अरे नहीं, वो एनवायरनमेंट थोड़ा फ्रेंडली होगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोग ख्याल रखिए, अपना मास्क वास्क लगा के निकलिए। बोले तो आ रहा अरे अगर आप मेरी और शिवम क्या करेगा? मरेगा, सब मरेगा। आप बच जाएंगी क्या? वो मारेगा सबको। What are the environmental consequences of using fossil fuels? How do byproducts of fertilizer industry affect the environment? तो कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल से क्या हानियां हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग। सो पहली चीज है कि एयर पॉल्यूशन occurs due to burning of fossil fuels। फॉसिल का मतलब जीवाश्म होते हैं, क्या? Yes, sir. जीवोकेंस, जीवाश्म। तो ठीक है। और दूसरा क्या है? विच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। दूसरी चीज इट्स यूज कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। और इतना ही नहीं, ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर विच अल्टीमेटली मिक्सेस विद एयर और एसिड रेन अकर्स। हाँ। क्योंकि कोयले के जलने में, कोयले में बहुत मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर। सो एसिड रेन कि वो एसिड क्लाउड बनाता है which led to acid rain। अकर्स। सर हमने टेस्ट सर ठीक इस है। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इट्स यूज मतलब फॉसिल फ्यूल के यूज करने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? पहली चीज, ये हमारे ऊपर एयर पोल्यूशन करेगा। सर एक अगर धुआं उठेगा तो एयर पोल्यूशन है। जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी एयर पोल्यूशन है। दिल्ली में जाओ और फैक्ट्रीज है। इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से और अनबर्न्ड कार्बन मीथेन की वजह से जो है उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। H2O ये वाटर वेपर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। CO2 की वजह से। 4 हैं ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं? मीथेन, हाँ सर मीथेन, CO2, C6, C8H8, LPG, दैट इज CH4, C8H8। CO2, H2O। ये सारी गैसेस कैसी हैं? सर C8H8 नहीं होता? LPG लिक्विड। ग्रीन हाउस गैसेस, गैसेस की बात कर रहा वही हूँ। तो एलपीजी का है। अपने मन से तुम इधर उधर की बात। सर नाइट सो एसिड रेन अकर्स। अगला देखिए। नाउ इसके अलावा
आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ड्यूरिंग सर हम फॉसिल burning फ्यूल को जलाते of हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज में coal डिप्लेशन and fuel, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन दैट इज SO2, SO3, NO2, ये सब आर CO3 released in atmosphere. ये बात हो गई. अब इसके सेकंड का आंसर दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, दो लाइन बोलो. Byproduct of fertilizer industry affect the environment, like they produces very harmful gases which affect the human living and can cause many other like methane gas is very harmful. सर डिजीजेस को सर, मैं बोलूं? ammonium सर लैंड डिग्रेडेशन वो सॉइल को एसिडिक सर वाटर पॉल्यूशन, यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें बाई प्रोडक्ट ऐसी क्या क्या चीजें निकलती हैं जो किसी काम के नहीं है. harmful gases. हाँ, तो अभी देखो वो भी बोल रही है कि इससे पेस्टिसाइड्स बनते हैं जो कि लैंड को डिग्रेड करते हैं, और ऐसे वाटर एफ्लुएंट्स बनते हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं. वो अल्टीमेटली इट इज ड्रेन्ड टू वाटर बॉडीज. तो उससे क्या हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ सफर करेगी. फर्टिलाइजर्स है ना, तो फर्टिलाइजर्स के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो पेस्टिसाइड्स हैं, वो लिक्विड के रूप में, और वे अल्टीमेटली क्या करेंगे, इट इज ड्रेन्ड टू रिवर और वाटर बॉडीज. तो वहां पे वो क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स विदाउट बीइंग ट्रीटेड Aquatic life को harm हार्म करेंगे. एंड अल्टीमेटली दोज फिश आर ईटन बाय अस. तो उससे क्या होगा, उससे ह्यूमंस भी हार्म हो जाएंगे. बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बायोलॉजिकल आधा क्यों बोल रहे, बायो मैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन क्यों बोला फिर, जब बायो मैग्निफिकेशन क्यों बोला, सर अरे मत बायोलॉजिकल है ना. हाँ सर बायोलॉजिकल जैसा होगा वही तो बोलना पड़ेगा. ठीक है, अब जरा देखो कि द बाई प्रोडक्ट्स, सर सेम टू सेम चीजें मैं ही बोलने वाला था. द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ और पीयू बोलने वाला था. अब जरा देखो, प्यूरिफाई. कुछ लोग कहते नहीं यही हमारे जग्गू दादा हैं. जग्गू छोटा भीम में यार सर मैंने किया क्या, वही पीला खाता कपड़े भी भेज दिए. ठीक है. आर ये क्या है, ये पेस्टिसाइड्स हैं. सर जो हाँ पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल कर देते हैं, एंड केमिकल, और साथ में कुछ केमिकल्स भी हैं. चलिए, सर बायो प्रोडक्ट्स के एग्जांपल दोगे, विच आर एलपीजी नॉन बायोडिग्रेडेबल. अभी बता रहा हूँ, सर फॉसिल फ्यूल से कौन सा बायो प्रोडक्ट, अभी बता रहा हूँ. जैसे कि फॉसिल फ्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा आंसर है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. फर्टिलाइजर्स कौन कौन से है पहले ये हमें जानना पड़ेगा. क्या आपको मालूम है कुछ केमिकल होते हैं. तुम सर अपने काऊ डंग ये सबको भी तो फर्टिलाइजर देख लो, वो तो तुम natural अपने है. गमले में क्या क्या डालते हो पहले बताओ. डीएपी डालते हो, खाद कौन सा? डालते ये देखो सही बता रहे डी हो. हाँ है। हाँ सर ये तो खाद है ना, डीएपी. सर ये नाम सुना है. गांव के लोग हैं उनको सब पता है. SST में पढ़ा था, सर SST में पढ़ा था. डाई अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट. डाई अमोनियम का मतलब क्या है, देख लो. अब PO4 है. वैसे ये यूरिया कह रहे हैं, लेकिन यूरिया ज्यादा डालने से ये आर्टफॉर्म सब जल जाते हैं, तो लोग कहते हैं यूरिया से बनी हुई सब्जियां हैं. तो यूरिया भी, चलो मैं इनकी भी बात मान लूं, क्योंकि कमाई के जरिए से डालते होंगे. कि क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा फसल होगी, हमें क्या करना, हम मरे लोग तो मरे. तो दैट इज NH2 है, यूरिन से ही बना है, तो यूरिया ही. सर मैंने क्या बिगाड़ा. ये देखो, ये इन्होंने बिगाड़ा. और एप्सॉन साल्ट क्यों डालते हो बोलो, ये देख लो, MgSO4 MgSO4 into H2O.
ठीक है, ये भी हम डालते हैं, 60 रुपए किलो मिलता है। क्यों? मैग्नीशियम की सप्लाई। क्या तुम्हें मालूम है कौन कौन से हमारे प्लांट्स को सप्लीमेंट चाहिए? सर नाइट्रोजन, सल्फर, और कास्मग, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नपक, कास्मग, ठीक है। और इसके अलावा बाकी और भी है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंडिया के है। पास समझ आई? phosphorus MgN नहीं है ले लिया, यहाँ से क्या लिया? N लिया, यहाँ से क्या लिया? फॉस्फोरस। अलग अलग चीजें डालना है तो अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कुछ लोग एलम भी डालते हैं। एलम का हमने फार्मूला बता दिया था, हाँ सर, एलम। K2SO4, Al2SO4 और इसके अलावा 24H2, सही है? Al2SO4 होल थ्राइस। अच्छा, तो आप ये समझिए कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से क्या मिलता है? एक तो फर्टिलाइजर मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? जैसे मान लो आपने NH3 ले लिया और H2SO4 ले लिया, तो इनसे क्या बनेगा बताओ? और ये क्या है? फर्टिलाइजर। ऐसे तो ये बन रहा है, लेकिन किसी किसी में कुछ बाई प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। इसमें नहीं बन रहा है, लेकिन कभी कभी तो बन सकता है ना, जो किसी काम के नहीं है, लेकिन उसका डिस्पोजल तो करना पड़ेगा ना, बाई प्रोडक्ट्स। अब सरकार के पास कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा है उसके लिए वो क्या करे। वो कुछ लोग तो ऐसे चोरी करते हैं। सरकार ने बोला नहीं, नदी में नहीं फेंकना है, उन्होंने क्या किया? अपने फैक्ट्री के अंदर ड्रिल कराया, अंदर ही डाल दिया, बोलो नहीं फेंकना। अब जब अंदर डाल दिया, ग्राउंड वाटर में चल गया, कितने लोगों को हार्ट, सब स्किन कैंसर हो गया। फिर सरकार को होश आया, ये बेचारे फेंकेंगे कहीं नहीं, जीना तो है ही है, फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते। या तो तुम उनको इसके डिस्पोजल का, निस्तारण का उपाय बताओ। तुम अपनी रिवर में, रिवर के किनारे किनारे बड़ी पाइपलाइन डलवाओ, उसमें वो डालें कम से कम, कुछ तो ऐसे करो। उनको ना तुम नीचे डालने दे रहे हो ना ड्रेनेज में डालने दे रहे हो, क्योंकि ड्रेनेज अल्टीमेटली जब उसका वहां पर सीवेज प्लांट में ट्रीटमेंट होता है तब भी पेस्टिसाइड नहीं मरते हैं। सर उसके लिए एनटीपीसी बना है ना, ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पर पेस्टिसाइड से बनने वाले बाई प्रोडक्ट क्या क्या है? मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट ये पेस्टिसाइड्स हैं। ये क्या है बताइए? और जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स आप डीडीटी मान लो, हाँ डीडीटी, ठीक है। तो डाइफिनाइल, यहाँ पर क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राईमिथाइल, ट्राईइथाइल और बेंजीन, इसको लिख लेते हैं। चलो, तो वो सब जो डीडीटी है ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? बाय प्रोडक्ट डीडीटी। तो अब जरा देखें, वो कैसा है? जो इससे डीडीटी बनता है वो एक पेस्टिसाइड है, और वो अगर हमारी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो हमको क्या है कि नुकसान। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर हमारे खेतों में खाद है, और पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने के काम में आता है। तो वही अगर पेस्टिसाइड पानी में चला जाए, मछली मर जाएगी। जो चीज मारने के काम आती है वो मारेगी, और मछली को मर जाने पर भी ये जो डीडीटी है ये 60 साल तक डिकम्पोज नहीं होता। हमारी बॉडी में चला जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन डीडीटी रहता चला जाएगा, क्योंकि 60 से ऊपर जिंदगी होगी तो ही वो रह पाएगा। और जो मछली खाने वाला वो निरंतर मछली खाता रहेगा, तो इसलिए उसके अंदर तो अंत तक डीडीटी रहेगा ही। ठीक है कि नहीं? डिकम्पोज लेकिन जब हम मछली को पकाते हैं तब भी तो ये देखो, ये सी है। अब यहाँ पर इसमें क्या है? ये देखो, तो इन दोनों में ये चीज आप जानते हो? ये चीज है 6C6 है, 6 है कार्बन। अब क्लोरो डाइफिनाइल, फिनाइल समझ रहे हो? ये जैसे कार्बन है, ये आप जानते हैं, बेंजीन का फार्मूला जानते हो? C6H6। अब इसी पे अगर क्लोरीन लग जाए, क्लोरोबेंजीन है कि नहीं? तो अभी बता रहे हैं, अगर मान लो बेंजीन में से, ये देखो ये बेंजीन है, सुन लो, नीचे हो सकता इन सब में एक एक एच लगा दे, बोलो इनकी सबकी वैलेंसी पूरी है। ये देखो, और यहाँ पर भी यहाँ न लगाएं, इतने को क्या कहोगे? इसका एच हटा दो,
कैसे कहेंगे बेंजीन? नहीं सर, H तो लगाओ। ये देखो CH होता है तो इसे क्या कहते हैं? सर इसको बेंजीन तब कहते हैं। ये तब CH होता तो बेंजीन कहते हैं। एक H हटा लिया तो क्या कहेंगे? एक H हटा लिया तो ये बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला बताओ। C6H6 ये क्या हुआ? C6H5 है। इसको कहते हैं फिनाइल। फिनाइल। और अगर इसमें OH लगा दिया जाए तो क्या है? सर फिनोल। हाइड्रोफिनॉल। कितना बढ़िया, देखो कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं ऑल, जैसे अल्कोहल नहीं होता हाँ तो मैंने वही तो कहा फिनोल। और यही हमारे घर में डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। हॉस्पिटल सर लाइजॉल। सब में वही चीज है, खुशबू अलग से डाल दी गई है, सब फिनॉल। तो इससे किसी ने नींबू डाल दिया, काम सब हो गया। नींबू की चटनी। तो ये क्या हो गया बोलो? अब तुम्हें ये पता चल गया, तो क्या मैं इसे डाइक्लोरो डाइफिनाइल बोल दूं? यहाँ से फिनाइल। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, यहाँ पे Cl लगा दूं और एक Cl यहाँ पे लगा दूं, तो आपको कोई ऐतराज है? नहीं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। रिपीट करो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जरा इसे लिख लें, तब देखेंगे DDT होता भी है कि नहीं। और एक पेस्टिसाइड है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर से लिखें जरा। क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। DDT। समझ आ गया? तो ये पेस्टिसाइड है। ये क्या करता है? अब हम इस सेंटेंस को पूरा करें कि इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सेंटेंस ही चल रहा है, ये सब किसी काम का नहीं है, इसी बात की जानकारी के लिए। सर ये DDT का फुल फॉर्म है। यही तो DDT है। ये DDT की संरचना है। ये DDT का IUPAC नेम है। यही तो DDT है। अब आपको दिखाया। ये तो मैंने फिनाइल समझाने के लिए बताया कि फिनाइल होता क्या। बेंजीन, फिनाइल, और इनको फिनॉल पहले से ही पता था, तो इन्होंने बोल दिया फिनॉल है। मतलब इन्होंने C6H5OH का फार्मूला सीख लिया। फिनॉल। हो सकता है नीचे जाके बोले C6H5OH दो, तो ये पंसारी जो नहीं है प्रोविजन स्टोर वाला, वो हैरान हो जाए, तुम क्या मांग रहे हो? अभी फोन करें तुम्हारे। ठीक है, तो वो नहीं देगा और इनको और बात ये DAP ये सब क्या है? ये सब क्या है? फर्टिलाइजर। ये सब फर्टिलाइजर। सर मैंने क्या किया पहले ये तो बताओ। नहीं देगा। फर्टिलाइजर का Z आता है ना? फर्टिलाइजर। अब देखो सर मैंने क्या किया आप ये तो बताओ। सर हर बात में मेरे मजे ले रहे हो। सर AC थोड़ा कम करो। सर हमारी तरफ कर दो नहीं। मतलब ज्यादा कर दो। सर फर्टिलाइजर में Z की जगह सर इनकी तरफ कर दीजिए। उधर ही सर ज़ेगा आता है। अलग अलग है। अब ये ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को पूरा करें। These are non-biodegradable which are ultimately accumulate in our body. नहीं, which are ultimately। सर इस बार किसी और की बारी होगी। ठीक है। drained to water bodies nearby water Which is ultimately drained. bodies सर ह्यूमन बॉडी बर्न करने पे SO2 SO3 रिलीज होता है। हाँ, हाँ। which are drained to water bodies and there it kills। वहां ये क्या करेगा? एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म करेगा और हमें बायोलॉजिकल also it leads बायोलॉजिकल सर एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में, मैग्निफिकेशन। डिकम्पोज भी होता है। ठीक है, सर ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तो कह सकते हैं, पर सर ये तो इंडस्ट्री के वेस्ट से या कोई प्लांट के थ्रू ये चीज फैली है। मतलब जब हम किसी भी चीज में ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते हैं
तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की परसेंटेज बढ़ती जाती है। इस चीज को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव प्रवर्धन। समझ आ गई ना बात? तो चाहे वो किसी के थ्रू हो रहा हो, ओरिजिन ऑफ सोर्स कोई भी हो, लेकिन हो तो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कर चुका है हमने। ये नहीं, थोड़ा बताना पड़ेगा। सर फर्स्ट क्या बता? सर मैं बताऊं 2 के सर अनंदिता को उठा सकते हैं। अनंदिता पर हो सकता है कि इसको क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा पहले, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके पास क्वेश्चन पेपर हो। अब क्वेश्चन पेपर आते ही तो फिर नेट से आदमी देख लेता है ना, CO2। तो इस तरीके से हीट कर दिया, तो ये क्या है? सर KCl बनेगा। देखो ये पहले ही जान गए थे, ये बाबा गंगा अगले अब ये देखो क्या सर किसी और को भी टच दो। देखो ये सही कह रहे हैं, कि इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखिए। हाँ जी उसे तुम बोलते ही क्यों हो कि ये सब हमें पहले ही पता था? ये सब मत बोला। सर मैंने कब बोला, पहले ही पता था। दीपांशु को पढ़ाता सर आगे तो बोल रही अब थी। देखो पहले KCl की बात किसने छेड़ी? सर उसने। अच्छा तब ठीक है। अब देखो 2Ag दिया, AgBr में सनलाइट डालो, ये फोटोलिसिस Ag प्लस Br2। मुझे वो लगा AG प्लस Br2। तो ये ये तो मेरा सही है। सर इसके बाद वाले तो साथ Pb प्लस PbCl2 PbCl2। ये भी एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप लिख लें टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे लिख लो। खींचते समय वाला वो होता है। हाँ पोजीशन नाउ Pb प्लस CuCl2। PbCl क्या? सर अब हमें ये देखना पड़ेगा लेड पहले की बात है। Pb2Cl3 लिखबा सरनाका नहीं सर PbCl2 होगी। पोजीशन PB पहले है। PbCl2 होगा। PbCl2 प्लस सर पहला वाला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर NaNO3 अगला लिखो सर। ठीक है सर अब देखो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, ये थर्मोलिसिस भी सर है। कैमरा में होता है वो वाला फोटोलिसिस थर्मो ब्लैक वाइट NaCl HCl वाला वो नहीं होता ये। सिल्वर के जितने प्लस तो AgCl2 तो ये ये बताओ ये AgCl2 नहीं होता AgCl प्लस NaNO3 अच्छा शिवम, ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है सही है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। सर मैं बताऊं? नहीं, क्योंकि दोनों एक्वियस हैं, सर मैं बताऊं? इसीलिए मैंने पहले लिख दिया। Dissolve फिर कुछ reaction। नहीं है, फिर कुछ नहीं कर सकते, ओनली डबल डिस। वही तो मैं तो सर आपने दूसरे की पूछा। इसीलिए हमने पूछा कि जैसे कुछ लोग रिडॉक्स गलत के लिए टेम्प करना पड़ता है, ऐसे आदमी गलती नहीं करता है। अच्छा। तो कहते हैं कि किसने ये साजिश रची? सर ने साजिश रची। कत्ल तो इसने किया, साजिश करता कौन था? तो इसलिए पढ़ता नहीं कर। गरम को गरम से सर आप इंग्लिश की ग्रामर क्लास लोगे कभी? हाँ सर हिंदी का भी सर किसी और के लिए सर। अच्छा, जैसा नहीं कहते हैं ये कल्पेबल होमिसाइड है, इसका क्या मतलब है? कल्पेबल होमिसाइड, कल पेपर नहीं घर होगा। ये को सही मारता है। है घर में। यानी गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाए उन पांचों पर।
वो कल्पेबल होमिसाइड के शिकार जो 5 लोग हैं नहीं जिन्होंने अंजलि को मारा है, हाँ। वो कल्पेबल होमिसाइड है, गैर इरादतन हत्या। सर नहीं मारा उन्होंने? सर क्या हुआ? क्योंकि वो पी के गाड़ी चला रही थी। तो हाँ, सर। सर वो मारा ऐसे अरे वो एक्सीडेंट समझ में ना, ये वर्ड यूज करते हैं ना जो लॉ जानने वाले, जिनके पिता लॉयर होंगे, तुम जानते होंगे। इसके अलावा वो भी गई है गज्जू केस लड़ता है। Now next. बस ओके सर वो एक और थी ना लड़की सर जिसके 35 टुकड़े कर दिए थे। हाँ अब देखो, आफ्टर ऑल now X is an important laboratory reagent, turns red litmus blue, imparts golden yellow color in flame and is good precipitating agent। तो ये एक ऐसा है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी है X। तो X क्या क्या कर रहा है? टर्न्स व्हाइट के CaCO3 में बनता है रेड लिटमस, कैल्शियम। सर PbCr सर CaBr सर PbCrO4 अच्छा, इम्पार्ट्स गोल्डन येलो कलर इन फ्लेम। इसका सर गोल्डन येलो कलर BaCr है। तो होगा सर PbCrO4 BSO4 BaSO4 सर Pb BSO4 प्लस NaCl बनता है इतना। येलो कलर इन फ्लेम, यानी वो जो मेटल है उसका गोल्डन येलो कलर है। वहां पर बहुत सारे फ्लेम लगे हुए, देखो किसका गोल्डन येलो फ्लेम, वही होगा NaCl बोला ना बनता क्योंकि गोल्डन येलो सोडियम का फ्लेम होता है। सोडियम जलाएंगे तो गोल्डन येलो कलर है। सर वो जल्दी कट भी हो जाता है, शाइनी शाइनी रहता है। अगर उसको जलाएंगे तो जल भी जाएगा। अब देखो, पानी में डालेंगे तो फूट जाएगा। एंड गुड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। और कैसा है? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी है। सर फ्रांसियम है क्या किसी के पास? मतलब अभी हाँ मेरे ऐसा पास लगता है। With ZnCl2 और An, ये X gives, देखो अगर मैं X में प्लस ZnCl2 या फिर क्या डाल दूं, इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट और AlCl3 डाल दूं तो इससे हमें क्या मिलेगा? वाइट प्रेसिपिटेट, तो ये हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। भाई वाइट प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा जरा देखना पड़ेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ X। दो ही चीज का दे रहा अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है, अरे ये तो वो है सर कैल्शियम। मोर X डाल दिया जाए तो ये प्रेसिपिटेट नहीं Dissolve हो कार्बन जाएगा। कार्बन। अरे ये प्रेसिपिटेट ही घुल सर ये जाए। XCO2 है। एक्सप्लेन रिएक्शन। हमें एलिमेंट बताना है कोई। अब जरा देखो। एलिमेंट कि सर हाँ, बोलो। रेड में क्यों बनता है? सबसे सही आंसर किसने बोलो? सर मैंने हाँ क्या? सर CO2। ये ठीक बता रहे हैं। क्या हाँ है? सर देखो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा होगा, गजेंद्र की ये बेसिक है तभी तो NaOH बोला। सर NaOH सर NaOH तो NaOH टर्न्स गाली देने लगी। सर आपने सुना? तो उसने बता दिया ना DDT। क्या बोल रहे हैं यहाँ? DDT बोल रहे हैं। पढ़ने लिखने आते हो कि DDT बोलने आते हो? तेरी उड़ा रहे हैं, तूने कहा ना सर अब ये क्या देखो। बोल रहे हैं। आगे समझ में आ गई कि नहीं? सर बच्चा है अभी तक। तो वो भी बोल रहा है। सर यहाँ DDT बोल रहे हो, ये पढ़ाई लिखाई की जगह तुम DDT यहाँ बोल रहे हो। शिवम बोला नहीं? अगला देखो। मेरे सर ये देखो अभद्र शब्दों का यूज करता है। अब देखो, इम्पार्ट गोल्डन येलो कलर इन फ्लेम। दूसरी चीज सोडियम क्या है? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो सोडियम जल जाएगा। ये तुम कुछ ना करो, अपने घर चम्मच में नमक लेके ही गर्म कर लो तो सोडियम के वेपर्स बिल्कुल गोल्डन येलो आएंगे। सर वो तो क्लोरीन होगा ना? है क्लोरीन होगा ना? क्लोरीन, सोडियम का जो अपना मेटल का कलर है वो खुद भी गोल्डन येलो है, आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर आपने दिखाया था।
सर जो आपने दिखाया था वो गोल्डन येलो कलर का होना है। हाँ अगर हम फ्लेम पर रखेंगे तो गोल्डन येलो से सर, जलेगा। एक बार बताइए ना। दिखाते हैं। अब ये देखो, सर आप हर चीज को बोलते कर देंगे। अभी करा देंगे आपको, दोनों दिखा देंगे, सोडियम भी जला के दिखा देंगे, सर, ये सोडियम क्वेश्चन होने के बाद सर सोडियम जला के दिखाओगे सर एक बार। सर अभी भी डर इसको कर लो, 2 ही 3 है, जल्दी कर। सर फिर मेरे को दे देना, मैं पानी में डाल दूंगा। हाँ हाँ सर कराओ। इम्पार्ट गोल्डन येलो कलर इन फ्लेम। तो दूसरा क्या है? येलो कलर फ्लेम ऑफ सोडियम मेटल किसका होता है? वही तो देगा। और ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। इन दोनों के साथ देखो कैसा प्रेसिपिटेट बना रहा है। NaOH ये भी कर रहा है। और NaOH को जरा ये बताइए, ZnCl2 में डाल दिया जाए तो क्या होगा? किसको सर? लिक्विड ZnOH whole twice। और NaCl नमक। तो NaCl बन जाएगा। तो क्या होगा? सर ZnO सही लगा तेरे को। ये एक्वियस और ये क्या हुआ? तो मैं गलत ना बोला तेरे को। सॉलिड। ये बैठ गया नीचे, प्रेसिपिटेट हो गया। व्हाइट तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। सर जिंक भी देता है। देख लो, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। इन्होंने पहली बार बताया कि ZnOH होल ट्वाइस को इसी में डालोगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। बहुत बड़ी बात। ओह हाँ, उसका फॉर्मूला था सर Na2ZnO2। ठीक है। हाँ, एक बार एयरसेल के साथ दिखा दो। क्या है? AL से अभी तो करा ही रहे हैं, सवाल हो ही जाए तो हो ही जाएगा। लिखवा दीजिए। अब देखो, इसके साथ और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये डिसॉल्व हो गया। और क्या हुआ बताइए? इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं NaCl के NaOH क्या करेगा? ZnCl2 के साथ अवक्षेप देता है, जो उसी की अधिकता में फिर से घुल जाता है। सो प्रेसिपिटेट। ZnCl2 उस कंपाउंड, उस यौगिक के साथ प्रेसिपिटेट देता है जो उस यौगिक की अधिकता में फिर से घुलनशील है। इट अल्टीमेटली डिसॉल्व्स अगेन। एलिमेंट ना, यौगिक मतलब एलिमेंट। कंपाउंड की बात कर रहा हूं। Compound। सो अगर वही जो कंपाउंड बना ना प्रेसिपिटेट, हाँ। विच डिसॉल्व्स अगेन, प्रेसिपिटेट बना। अब मैंने Precipitate ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो डिसॉल्व होके सोडियम जिंकेट बना दिया। बना देगा। सर ये बात समझ में आ गई? अब सर जैसे- ZnCl2 तो सर गोल्डन कलर का। सर अब बताइए ना जवाब। हाँ, अभी देखो, तो जैसा कि आनंदिका ने कहा कि सर ये बैलेंस्ड नहीं है, हाँ सर 2NaOH होगा। और प्लस NaOH, तो Na2 ZnO2। सर और क्या बना? सर ये तो गोल्डन कलर का है। H2। अरे यार नीचे प्रेसिपिटेट बैठे देख। अब ये देखो, NaOH सर अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। अब कैसे भी है? सर वो वाला सर 2NaOH होगा। H2 के आगे वापस 2 लगेगा। नहीं हाँ, नहीं हाँ, सर नहीं लगेगा यार, क्या लगेगा सर। लगेगा सर। 4 H2। सर वहाँ पे सर जो सर, चार है। NaOH है ना सर, वहाँ पे 2 लगा दो। ये है ना? 2 NaOH प्लस Zn नहीं लिखा, सर तो 2 H2 होगा ना। तो सर, product बैलेंस में। नहीं है ना। सर H2 के आगे 2 लगा दो। और साथ में क्या होगा? सर H2 के सर आगे 2 2 लगाओ। H2 अच्छा, 2 होगा। दो तो ये होगा, दो ये होगा, सर 2 H2 उस साइड 2H2। प्रोडक्ट वाले तो साइड। भी वो कहाँ बैलेंस हुए? A-B। सर क्यों नहीं हुआ? सर देखो ये मैंने लिखा। सर हुआ तो देखो, एक होगा Na2 यार। हो गया, O2 2 है। सर O2 4 है। ठीक है। सर वो 4 तो है। Na के सामने सर 2 लगा दो। वहाँ 2 लगा सर Na के सामने रिएक्टेड। सर वो ABCD वाले से करो, उससे हो जाएगा। सर उससे ABCD करके कर दो। Yes, sir. उससे बहुत इजी होगा। मैं करती हूँ। बी एलिमेंट। अभी रुको। एक वस्तु B हो नौ। गया। D हो गया। डी देख, यहाँ 2 है ना, फिर तो B A पर से C कुछ हो तो जाएगा। 2 भी होगा। आप एक वस्तु पहले बात लिखूंगा देख। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम तो हाइड्रोक्साइड। कैसे होगा ये? D है ना, तो यहाँ पर 2 है ना। बी पे लिखना। अच्छा, हम ऐसा बी को सी बी को बी के लिखते हैं, यहाँ पे भी बने, यहाँ पे बी को अभी इनको वो कर दिए, वैल्यू पुट कर दे, ए पे कुछ भी रख दे,
A2 बन जाएगा, D क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे और सिंपली C is equal to B में 2 रहेगा, 2 यहाँ पे, तो ये भी तो 2 हो जाएगा। तो मैं क्या और कुछ बनेगा? हाँ तो मान लीजिए तो जिंक हाइड्रोक्साइड B को बन गया तो C भी बनोगे। हाँ तो ये तो बनेगा ना। ऐसा नहीं होगा, ये गड़बड़ होगी। सर ये रिएक्शन गड़बड़ है। हाँ अरे पहले रिएक्शन गड़बड़ है। एन का है। क्या बना रहे हो? ये नहीं दिख रहा दिख रहा हट बे। अरे वो तू है तू है एक देखिए, D होगा तो सुनो। A4 हो जाएगा। ये एक्वियस है और सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, क्या? यानी सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो सर यहाँ पर भी लिख दीजिए, गलत लिख दिया। कहाँ? बता सर इतना hard- नहीं वो ठीक है, ये तो गलत हो ही गया। हाँ तो वही तो सब अब इसको जगह क्या लिख दो? Na2 सर है। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट और होल प्राइस 2 माइनस। अब ये देखो यहाँ पर सर 2 अभी कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ कि अगर मैं OH2 सर ये हमारे माइनस सर H2O बन जाता ना साथ में। देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ये आगे आप सीखोगे सर, थोड़ा सा आगे 11 सर, अभी ये बन गया, सर आपके एक बुक में बार है कि ये बताओ। बन गया। सर सोडियम जिंकेट के साथ में H2O भी तो बन सकता था सर, वहाँ पे दो बनेगा जो है यही बनेगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आगे चल के आप पढ़ोगे। अभी आप हम ज्यादा इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि बस यही है। सर, जिंक के क्वेश्चन साथ क्या हो गया कि ये चीज बन गई, समझ में आ गई बात आपको? अब एक बात देखो, जिंक की क्या चार्ज है बताओ? 2+ है, और सोडियम का कितना चार्ज है? 1+, तो ये जो इनके चार्ज कितने हुए? इनका 1- 4 हुए। इनके साथ ये कोवेलेंट कंपाउंड बना ले रहा है। आप आयनिक सोच रहे हो ना, आयनिक नहीं बताएगा। ये अगर चारों मिल जाए तो क्या होगा बताओ? इनको तोड़ना मुश्किल है, सर ये बनेगा ही नहीं पहली बात ये तो। इसमें होगा। सुन लो मेरी बात, तो ये क्या बन जाएगा? ZnOH होल प्राइस, और बोलो नेट चार्ज कितना हुआ? 2 - 2 2 माइनस, और फिर इसके बाद इनको 2+ भी चाहिए ना, हाँ तो वो 2 माइनस को 2+ कौन देगा? कौन इसके Na2 साथ? वो Na2 है। तो इस तरीके से बना, यानी ये जिंक को छुड़ाना मुश्किल है। आजकल जो पक्के रंग साड़ियों में किए जाते हैं ना, वो इन्हीं सब पे किए जाते हैं, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर अब जलाओ ना। हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एल्यूमिनियम के साथ इसकी क्या रिएक्शन है? सर एल्यूमिनियम AlCl3 ना। तो क्या होगा? NaCl2 प्लस AlOH। उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बात नहीं कर रहा आपसे। और यहाँ पर 3 हाँ वही है। Na, यहाँ पर क्या हो जाएगा? NaCl 3NaCl, और इसका क्या बना? सर ऐसा नहीं बन Solid सकता precipitate। सर सुनो, व्हाइट प्रेसिपिटेट हुआ। सर Al का व्हाइट होता है। बोल ही रहा है कि नहीं के, तो Al का भी व्हाइट होता है, AlOH होता है एल्यूमिनियम का, ठीक ये है? बोल रहे तो होता है। नहीं होता ही है एल्यूमिनियम। सोडियम का तो व्हाइट होगा, देखो ZnO है जिंक का, हाँ सर, ये हाँ। कितना शुष्क है, और अगर इसी के साथ पानी डाल दो तो नहीं देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। जिंक भारी है, जो भारी भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाएगी। अब AlOH होल थ्राइस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में इसे क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली इट शुड गेट dissolved, so it should get dissolved in presence of NaOH। सर ये लिखो। सर वो वैसे भी तो बन सकता है, सोडियम जिंकेट प्लस H2O अब आप देखो, तुम्हारे पास क्या है? AlOH होल थ्राइस, और क्या है? NaOH। इसको आप प्रिडिक्ट करो तो मान जाएंगे। सर मैं बताऊं? सर इसको मैं बताऊं? एल्यूमिनेट करके। एल्यूमिनेट सर सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम बहुत बड़ी बात है, इतनी कम एज पे ये बताना है कि पेंटा क्या हो जाएगा? सही बताया है, नहीं तो बता नहीं पाते हैं। हाँ वही तो। मतलब आप ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया ना इसका। इन्होंने क्या बताया कि Al पे कितना चार्ज है? 3 है, और OH पे कितना चार्ज होता है? अच्छा, इन सब की जो और आगे आप सीखोगे 6 हो गए, इस पे नेट चार्ज कितना हुआ? सर 6
नो सर -3 माइनस देखो तो कितने का आ गया दिख नहीं रहा सर -3। तो कितने सोडियम लगेंगे इसे बैलेंस सर करने? 2 सर तीन 3 तो ये सोडियम, अब बोलो इसका क्या बनेगा यहाँ से? सर मैंने सही बोला था ना बिल्कुल सही। तो कितना यहाँ पे लिखे हैं? सर 3 प्लस सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, सोडियम हेक्सा और यहाँ एक्वियस लिखे तो हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट। इतना याद ही नहीं आएगा। अभी देख लो, मैं बता रहा हूँ Yes, कि एल्यूमिनियम है तो जो उसका चार्ज है उससे ये ज्यादा ले रहा है। तो आगे चल के हम देखेंगे ये डी ऑर्बिटल की उपस्थिति की वजह से होता है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन अब चूंकि रिएक्शन है तो है जो उसकी उपस्थिति में, तो सब यहाँ में कहीं नहीं है ना बुक में नहीं है। सर इससे लेकिन बड़े आसान मैं बता दूं, आप चार्ज ना लगाना सब बस। बच्चे समझ जाएंगे। हाँ बोलो। सर सोडियम जिंकेट प्लस 2H2O सर बैलेंस भी है। बैलेंस इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है। जो चीज बनती है यही वही कुछ भी नहीं। तो पेपर खाली तो नहीं रहेगा। Al2O3 और फिर क्या करोगे NaAlO2, है ना? ये देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो और लेकिन Na2Zn हाँ ये बहुत प्लस हाँ ये तो यही तो कह रहा था। मतलब डॉट के साथ 2 2 4 वही चीज है। वही तो आप ये लिख लो तो मैं गलत नहीं होगा। ये बहुत बड़ा है। ये लिखा भी जाता है। अब इसको फिर क्या लिखोगे किसको बताओ? सर NaAlO2 जैसा खुशी बता रही थी, हाँ। तो अब बोलो NaAlO2 हो गया। 3 4 2 4 Na 4 सही है, इसके 4 सही है, इसके, सही है, सही है। तो कितना और लगाएं कि यही चीज बन जाए? सर सर 4H2O 3H2O 3H2O अब हमें ये देख लेना पड़ेगा कि सर मान 4H2O Na 4 होगा ना, वो देख वहाँ पे 3 है वहाँ पे 1 है, कैसे होगा? अबे वो तो पावर पे होगा ना। इनमें नहीं बन सकता है। तो सोडियम और एल्यूमिनियम का रेशो ही सेम नहीं है। सर मैंने तो उसका कहा था, इसका तो कहा भी नहीं था। इसका नहीं कुछ कर सकते। सर या फिर इसमें तो लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि उनका रेशो नहीं सेम है ना। सर इसका भी लिखते हैं जहाँ पे अब देखो यस सर अब तो चलाओ सोडियम। सर सो पानी की बोतल दिया। अब जरा चेक करें। सर चेक नहीं सर जाना। सर पहले चलाओ। सर पहले करा दो पूरा फिर चलाना। पहले तो इसको कंप्लीट कराना है ना। सर आप So, बाद में भूल जाते यस सर आप हाँ सर पहले करा दो। कंप्लीट करते हैं। करा दो। While performing an experiment, 4 students measured the focal length of concave mirror. तो इन सब में किसका तरीका ठीक है? Correct image formation is depicted. कौन सा ये? सर कॉनकेव। ए बोलो। सर ए फोकल लेंथ ये पाना चाहते हैं तो पैरेलल से पैरेलल लौट रही है, उससे फोकल लेंथ मिल जाएगी। दूसरे में भी पैरेलल लौट रही है, तीसरे में भी पैरेलल लौट बी रही सही है ना सर? है। बी बी सही है ना सर? क्यों डी सही है? बी 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 तो डी क्यों सही है? बी क्यों नहीं सर? बी 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 पर बकरी। अरे नहीं मतलब आप मुझे बताइए डी क्यों सही है? सर 4 सही है। सर क्योंकि अगर कोई सर डी सर 4 सही सर है मैं क्योंकि बता सर डी सही है। सर मैं डी सही है। सर रीजन So- सर मैं बोलती सर हूँ मैं ना। बोलूं सर बताओ। क्योंकि सारी रेस फोकस पे कन्वर्ट Light. हो जाती है। बीम जो बीम होती है सो रेज सर अगर कोई सर मेरा सर अगर logic लाइंस अगर कोई बीम पैरेलल बनती है जो रेज है हाँ फॉलिंग सर क्योंकि Parallel. अगर सर हम पैरेलल टू द मिरर मिरर मीट एट फोकस appears to diverge or converge at focus. मिरर वो कन्वर्ट concave mirror एट है। फोकस। अब सो ये कैसे होगा? देख क्या बोल रहे हैं। ठीक है हाँ, ये अब अगला देखिए 23 द मोस्ट लाइकली। अब अगली बात कही गई है 23 में द pH ऑफ वाटर। अब आपस ही में बात कर रहे हो, वो उनको पढ़ाना है, वो उनको पढ़ाना है, ये ऐसा क्लास नहीं होता। ठीक है। द pH ऑफ वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम ए रिवर इज फाउंड टू बी एसिडिक इन द रेंज ऑफ सर रीजन बताओ ना क्या सही क्यों है? क्योंकि फोकस जहाँ होगा भाई तो फोकल लेंथ होगी। उसमें रीजन क्या पूछ रहे हो? देखो फोकस हो रहा है वहाँ चौथे में। अच्छा पैरेलल रेज जहाँ फोकस होती है वही फोकल लेंथ नहीं होती है। हाँ सर
द pH ऑफ वाटर। और एक और बात बता दें, सर, एक अगर और मान लीजिए रेस पैरेलल हैं तभी और सर हम डिस्टेंस को नहीं सुन लो, वो जब बात कर रही है कि फोकल प्लेन की, तो सुनो उसकी बात, प्लेन की बात कर रही है। सर हम देखो कि कह रही है कि माही बता रही है कि रेस पैरेलल तो हों लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। ये नई चीज बता रही है। क्या? इफ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर से पैरेलल होने चाहिए। but not parallel to principal axis, they meet at a point, ठीक है, in a plane which is perpendicular to principal axis and passing through focus। बहुत बड़ी बात कि देख लो, इसने बताया माही ने कि अगर पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, then they will meet at a point called ये देखो, they will meet at a point whose plane in a plane which is perpendicular। ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? प्रिंसिपल एक्सिस। It is perpendicular to principal axis and passes through principal focus। इसको रक्षित रिपीट करके दिखाएं। बूढ़ी बात। अब बोलो जितना बोलो, हम तो सहारे के लिए ही हैं। किससे रिएक्ट करती है? मतलब किससे रिएक्ट करेगी? KClO3 से किससे रिएक्ट करेगी? अरे वो बता रहा है, आधा वो बोल देगा आधा हम बोल देंगे। मतलब कि कितना सुना है ये हम देखना चाहते हैं। क्या चीज? बोलिए वापस समझाना। ये होता है लर्निंग इज लिसनिंग। अगर हमें देखना है उसमें नहीं कि ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो इधर उधर देखता है मजे में बता देता है। ये चीज होती है। बोलिए आप। Sir, when lines parallel to each other but not parallel to the principal axis, when reflect on a concave mirror, then all lines get focused to a point perpendicular to focus point and on the focus। अभी पकड़ नहीं पाए, अभी इनको बोले दो चैतन्य को। एक बच्चा इसमें है जो बोल सकता है, इसीलिए हम कईयों से पूछ रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए। When the parallel rays not parallel to the parallel principal axis reflect at concave mirror and they are converged at a point perpendicular to focus of the mirror। Perpendicular to principal। okay, when rays are parallel to each other but not parallel to principal axis, then they will appear to converge। appear नहीं हो रही, वो डायरेक्टली हो रही है। they will converge at a point which is directly perpendicular to principal axis called focal point। पैरेलल होगा ना? They will converge। हाँ देखो इनको बोलने दो फिर। Rays falling on a concave mirror that are parallel to each other but not parallel to principal axis, then they will get converged on a plane which is perpendicular to principal axis and they will meet at focus point। Pass through। They will pass through focus of the प्रिंसिपल फोकस। अब बेटा रक्षित रिपीट। मैं बोलूं। अरे रुक जाओ, वो वहाँ पे हाथ उठाए खड़ा, रुक जाओ। हाँ बेटा आप बोलो। 23 का मास्क लगा के रखना, जी फायदा रहा। हाँ बोलो। Sir, if a line parallel to each other, not parallel to axis, when they reflect to concave mirror, then they converge at a point perpendicular to principal axis। पॉइंट नहीं Converge at a plane। Plane perpendicular to principal axis, वो कट करता है focal point। एंड पासिंग थ्रू। वो प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? If rays fall parallel to concave mirror but not parallel concave, sorry, if
rays कौन से मिरर के पैरेलल if rays fall on a concave mirror parallel to each other but not parallel to the principal axis, then after reflection they converge at a point at a plane perpendicular to the principal axis and pass through principal focus. हाँ, perpendicular, the plane passes perpendicular to principal axis and passes through. इसका मतलब क्या हुआ? अभी बता रहा हूँ, देख लो, ये किसने बात की फोकल प्लेन की? माही ने तो बताई। सो देखिए, if rays falling on concave mirror are parallel to each other, parallel to each other, but अभी देखो कोई बात कर रहा है, not parallel to principal axis, then after reflection, then सर ये प्रॉपर्टी हो जाएगी ना? after reflection, सर 23rd क्वेश्चन तो केमिस्ट्री का है। हाँ, they meet at a point, ठीक है, at a plane which is perpendicular to principal axis and which is perpendicular to principal axis and passing through plane of focus principal. सर ये आंसर का पार्ट नहीं है ना? 23rd ये देखो, यानी मैं अगर हमारे पास परपेंडिकुलर रेज हूं तो मैं आपको दिखा देता हूँ परपेंडिकुलर रेज कि पैरेलल रेज हों तो किस तरीके से वो बिहेव करेंगे। सर जब आपने ये खरीदा था इसी से आपको कोरोना हो गया। अब तो इसी में 5G है। 5G देखो कोरोना का ही वेरिएंट बता रहा हूँ। अब आगे देखो, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और अब देखिए कि सर वो क्या बना है? सर लाइट बंद कर दो। ये देखो, सर इधर से कर दूंगा। ये वाली सर मैं अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए ये यस सर कि अगर हम इस पर ये आपने रख दिया, अब फोकल प्लेन समझो, ये मैंने इस पे एक लाइट डाली, दूसरी लाइट डाली, हमें तो दिखाओ सर, सुनो यहाँ पे जहाँ मिल रही वो क्या है? फोकस समझ में आ गया? यस सर ये देखो फोकस है। अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ तो भी क्या ये मिलेंगी? अपने आप तो अगर मान लो then also they will meet। वापस बताओगे? कैसे बताना? किसकी जगह देखने मान लीजिए ये तीन रेज हमने करी तो ये कहीं मिल जाएंगी। हाँ सर, कहाँ मिल रही है? हाँ मिल रही है। कहाँ? तू गोद में आजा दिखा। इसको बंदी था वीडियो आपको आपके पेपर पे दिखा सर ये कुछ दिख रहा है। ओए शिवम, ये मेरा भी है वो। यहाँ देखिए, तो किसका टक्कर है भाई? कोई बात नहीं, लगा देंगे। लाइट नहीं है। हम लगा देते। कोई बात नहीं। ये देखो, अब मान लीजिए ये है तो अब ये कहीं ना कहीं तो मिल गई। ये देखो, पहले तो हम आपको दिखाएं कि कहीं मिल रही हैं। ये देखो मिल रही है, लेकिन अगर मान लो मैं इसको इधर उधर करूं तो भी कहीं मिल रही है। वही फोकस प्लेन सर वहाँ ना ये लाइन आ रही है, देख लो
यानी आपका जो तिरछा करने तब भी वही मिल गई, सब फोकस एट द पॉइंट है ना तिरछा करने पे। अब आप देखो, अरे ये देखो सर इधर दिखा दो सुन, एक मिनट रुको बस। ये फोकल पॉइंट है। फोकल है, तो इधर किया तो भी कहीं मिली, हाँ इधर यहाँ पे ये मिल नहीं, यही फोकस है। इधर रुको ना। अब देखो ये हाँ सर, ये कहीं मिली सर ये क्या है? फोकस, फोकस। यहाँ मिली। और अगर इधर उधर हो तो ये भी नॉट मानना पैरेलल है। टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकल प्लेन पे मिल नहीं, हाँ सर, फोकल इस पे यहाँ फोकल प्लेन पे। मतलब क्या? मतलब अच्छा, इसके फोकस है, यहाँ कागज रख दो, हाँ तो उसी कागज पे ही बनेगी इसकी इमेज डॉट। ये देखो कागज हम रख के दिखा दें, सर ये हमने देखो। अब मान लो ये हमने रख दिया, तो पहले तो इसकी इमेज बनी एक इसका, तो यहाँ पर अगर हम प्लेन रखें तो एक जगह ये फोकस हो गई। हाँ सर, सर दिखाओ सर कहाँ? अरे तुम जल्दी करती हो, अरे आएंगे ना सर। आएंगे। ये एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, फोकस हो गई। ये जो बन रही है, ये पॉइंट बन रखती है, ये देखो एक पॉइंट है, सिंगल इमेज। हाँ सर, ये और वही यहाँ हमने ऐसे बता दिया कि ऐसे देखो, ये सर फोकल प्लेन है। यही है फोकल प्लेन, ये उसी पे तो बन रही है। समझ आए कि नहीं? आपने देख लिया, देखो आदित्य को भाई का ये फोकस है। और अगर मैं इधर उधर करूँ तो भी तो फोकस हो रही है कि नहीं हो रही? ये देखो, इधर भी फोकस हो रही, तो ये प्लेन नहीं है जिसपे फोकस हो रही है। एक डॉट बन रहा है, तीन नहीं है। अंशु का देखो ये तो मारना देखा आपने? सर ने दिखाया नहीं। अरे आपको क्यों? सर आपने जैन को नहीं दिखाया। यहाँ पर यही पॉइंट है, यही फोकस है। यहाँ पर ये फोकस करने वाला है। उधर से दिख रहा होगा एक लाइन दिख रही है, इसका मतलब है ट्रिपल इंटेंसिटी नहीं दिखती सर, 3-4। अरे तो पूरा राइट में करेंगे सही दिखेंगे एक जगह। सर एक बीच वाले को करूँ? सर एक बार बीच वाली बंद सर एक बार करो। सर एक देखो सर इसके बाद चुपड़ी है ना, सर इसके बाद सोडियम का भी यार क्यों बोल रहे हैं? साईं के पापा बुला रहे हैं किसी को। ओके नाउ सर वो भी चालू कर देगा। रंजी बोले पढ़ चालू करो। अरे नहीं दो लेडी में अगला देखिए, सर वो सोडियम को गर्म करने वाले थे। हाँ सर एक बार वो सोडियम सैंपल पेपर को पहले खत्म करो। ओके सर। आज छोटी क्लास में नहीं हो। सर सोडियम नहीं जलाएंगे? हाँ? सर दे तुम घर से चलाने। पानी में डाल कंप्लीट करो सैंपल पेपर। बिल्डिंग की टंकी में डालेंगे और बिल्डिंग उड़ा देंगे। ओके 23rd देखिए, इतने बड़े समझे तो फोकल प्लेन आपने यहाँ कहीं नहीं लिखा। लगी हुई है क्या? दिस प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इस सेंटेंस को पूरा करो। दिस प्लेन इज कॉल्ड फोकल। और सर 23 आउट ऑफ सिलेबस है ना। कॉल्ड फोकल 23 क्या है? द pH is found to be acidic on the banks discharging effluents। जो चीज फैक्ट्री से निकलती है उसको क्या कहते हैं? एफ्लुएंट। मान लीजिए वेस्ट होता है ना, ये, अगर मान लीजिए ये है फैक्ट्री है। तो ये फैक्ट्री है, और ये देखो ये मान लें ये जो निकल रहा है ये स्मोक, ये क्या है? एग्जॉस्ट। दो अलग अलग चीजें हैं। और ये जो यहाँ से निकल रहा है वो ड्रेन से जो निकलता है एफ्लुएंट होता है। ये एफ्लुएंट है, और वो चिमनी से जो निकलता है वो वो एग्जॉस्ट।
सर एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट। अब जरा देखो, नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर एसिडिक वाटर? इसका पीएच क्या पाया गया रिवर का? 3.5 to 4.5। यानी पीएच पाएगा इस पानी का 3.5। तो ये एसिडिक है सर 2 4.5। तो 4.5 वो रीजन पूछ रहा है क्यों ये एसिडिक है? सर क्योंकि इसके अंदर एसिड डाला गया है, इसमें मेटल्स के वो चलिए, दैट इज द रीजन is that the factory may be manufacturing lead acid batteries which are used in inverters। सर लेड एसिड अब बता रहे लेड एसिड बैटरीज होती हैं सर, नहीं सुना अभी बता रहे आप सुने तो पहले हमारी बात सुन लें। हाँ सर। रीजन इज दैट द फैक्ट्री नहीं मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? सर इसमें रीजन बता रहे हैं। हाँ, लेड एसिड बैटरीज वो किस में यूज होती है? इन्वर्टर बहुत जगह यूज होती हैं। वो जो हमारे कार में, स्कूटी में, बाइक में जो बैटरी लगती है सब लेड एसिड। इसमें बहुत गर्म एसिड होते हैं ना, यूज गिर जाते हैं तो जला देता है पूरा। इन्वर्टर में यूज हो रही है। और कार बैटरीज सर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना? और देखो इनको पता भी है, लेकिन मैं सबको बता दूं क्योंकि सबको भी सर जानना। बताइए ना। हाँ, और कार बैटरी और सर प्लीज। अरे तो बता रहे हैं, अभी तो बताने ही नहीं दे रही तुम। आप ये भी नहीं बताते कि गलत है कि अरे सही 2 है। सेकंड रुक जाओ, अभी बता दे। सर कैसे क्यों बोल देंगे कि सही है? अरे 2 मिनट रुक जाओ, पेपर देने होने के बाद बता। अभी पेपर नहीं हो जाएगा। सर पहले लिखवाएंगे फिर बताएंगे। जैसा कि आनंदिता ने बताया कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। भाई ऐसे क्यों बताया? क्योंकि इनके घर में स्कूटी होगी और ये, और उससे क्या होगा, इनके बल्ब जलता होगा गाड़ी लाइट चेंज ऐसे क्या तेरे घर पे नहीं आएगा? नहीं भाई मेरे घर पे तो कहाँ? ये देखो, ये देखो वो शान से बैलगाड़ी से चलता है। सर बैलगाड़ी को कार क्यों कहते हो? सर बैलगाड़ी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो हमारे यहाँ की बैटरी उसमें भी है। तो लेड एसिड बैटरी का क्या मतलब है? एक पीवी का है और एक PbO2 का है, और ये क्या है H2SO4। तो इसके निर्माण की वजह से कुछ ना कुछ एफ्लुएंट है जो इसमें डाला जा रहा है। लीड ऑक्साइड, मतलब लेड ऑक्साइड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी वहां बनता होगा। हाँ सर। तो जब जहां मैन्युफैक्चर होगा कुछ ना कुछ एसिडिक इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, उसकी सफाई होती होगी उस जमीन की। ऐसा तो नहीं कि बनने के बाद बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट है, बहुत सारा स्पिल होता होगा, फिर उसकी क्लीनिंग होती होगी फैक्ट्री की। वो सब कहाँ जाएगा पानी? सर या कुछ भी बनेगा तो इसके निर्माण में भी क्या होगा? व्हेन दिस इज मैन्युफैक्चर्ड सम ऑफ द एसिडिक वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड। क्या होगा? एसिडिक वेस्ट होगा एंड दैट इज ड्रेन्ड। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, द फैक्ट्री में बी मैन्युफैक्चरिंग लेड एसिड बैटरीज। यही सर वो बाइक की स्पेलिंग गलत है, BI होता है। सर सुनो तो। हाँ सर बाइक की स्पेलिंग गलत है, BI होता है। सर बाइक पहली बात तो साइकिल को बोलते हैं, उसे मोटरसाइकिल समझ में आ गई बात? वो यूएसए में बोलते हैं सर। सर सुनो तो। हाँ बोलो। सर ये जरूरी नहीं है कि लेड एसिड बैटरी हो, कुछ भी बनेगा तो यही है जो इतना ज्यादा डाउन कर दे तो लेड एसिड बैटरी की ही फैक्ट्री। अच्छा मतलब पानी पानी की 7 के आसपास रहता है। 7 के आसपास आएगा, 6.5 3.5 तो नहीं कर सकता है। जो इतना डाउन कर दे रहा वो लेड, जरूर वो लेड एसिड बैटरी, वो विट्रॉल है भाई वहाँ, कसीस। यही तो कसीस है। नीला जो था, वो नीला कसीस है, ब्लू विट्रॉल। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इज, अब देखिए वो बहुत पहले ये बात कह दी गई कि नीला होता साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गई रहे थोथा नहीं उड़ाए। अब देखो सर थोड़ा अर्जेंट है। अर्जेंट। अब मैं सर बहुत चलो
अभी देखा सही है। यहाँ ठीक है। अब देखो 24 पूछना अरे आगे देखना। for demonstrating release of CO2 during respiration the teacher uses lime water instead of It plain turns water. milky. What observations are likely to be made? और सर if excess of CO2 is produced then it becomes हाइड्रोजन colorless. कार्बोनेट हो जाता है। It Lime becomes water. colorless. ठीक है। So Color when freedom हो जाता है। ठीक है exhaled gases, exhaled गैस को किस में डाल दिया जाए? सर लाइम वाटर Lime water में CaOH होता है। CaOH होल टॉइस में जब CO. CO2 कर देंगे CaCO3 plus हाँ। H2. Lime water में जब कर देंगे तो CaHO then CO3 it turns, तो ये क्या करता है? लाइम वाटर को क्या बना देता है? Milky. दूधिया कलर। दूधिया मिल्की। This clearly indicates The presence of CO2. द प्रेजेंस ऑफ CO2 नहीं सर CO2 निकलता है ये बताता है presence of CO2 रेस्पिरेशन in किस गैसेस में बोलो? In मतलब? during respiration. हाँ CO2 रेस्पिरेशन बोलो। इतनी बात समझ में आ गई कि क्योंकि हमने लाइम वाटर लिया और उसमें CO2 डाली तो क्या बना? CaCO3 जो सॉलिड बन के नीचे बैठ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट है और साथ में थोड़ा बहुत H2O. H2O, तो इसी का व्हाइट प्रेसिपिटेट। पानी निकलता अब जरा देखो 25th in an experiment two resistors are connected to a battery. Draw the circuit diagram when the two resistors will have same current passing through them. तो कब इनमें से सेम करंट पास होगा? सीरीज में सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट सेम होगा। दैट इज Potential difference. 3 ohm and 5 ohm। यहाँ पर ये कर दें ये चीज। सर एमीटर लगाओ। अच्छा सॉरी हमने अभी देखें। So a small piece of root tissue was taken from rose plant and placed in a nutrient medium. So each tissue produces a new rose plant. Name the reproductive process involved. Which type of gene will be produced from this plant? अगर मान लें कि ये कौन सा प्रोसेस है बताओ? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में से ये कौन सा प्रोसेस है? सर एक मिनट रुको, हम बताते हैं। सर कटिंग दिस इज, अगर हमने रोज की एक डंठल काट दी है कटिंग आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव जिसमें एक नोड भी प्रेजेंट था, ये नोड, और उसको हमने कटिंग पॉट में लगा दिया है, हाँ ये सब कटिंग तो अल्टीमेटली इसमें से बहुत सारा कुछ निकलने लगेगा और यहाँ से भी रूट प्रोड्यूस होगा। हाँ So this is कटिंग आर्टिफिशियल Cutting. वेजिटेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल। प्रोपोगेशन। हाँ बोलिए। सर इसमें जो छोटा सा टिश्यू काटना हाँ। है इसमें एक तो सर टिश्यू कल्चर होना हाँ भाई चाहिए। अबे छोटा सा ये टिश्यू क्या बना होता है? सकते हैं टिश्यू में टिश्यू बोल रखा है। स्टेम वो स्टाइल अच्छा उसको मीडियम में डाला गया क्या? सर टिश्यू कल्चर आधार मीडियम में डालते हैं ना प्लेस्ड इन ए न्यूट्रिएंट, आगार मीडियम ना, तो ये टिश्यू कल्चर इसको मीडियम में डाला गया हाँ सर उसको एक और कुछ बोलते हैं ना मीडियम को क्योंकि रूट का एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले लिया गया है। हाँ। ये नहीं कह रहा है कि उसके हमने स्टेम को काटा है, उसमें कह रहा है रूट का छोटा सा टुकड़ा जो भी उसके कहाँ पर होगा? टिप पे, रूट टिप पे। तो रूट के टिप पे क्या चीज होती है? रूट के टिप पे ये सब कौन से टिप वो होते हैं? सर ऑक्सीन बोलो। ऑक्सीजन तो होती है दैट इज जो रूट टिप है उस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो बहुत फास्टली डिवाइड करते हैं, और इसी को कट कर दो और उसको एक टेबल डालो और उस टेबल में बताओ क्या होगा? मिट्टी AGBR सर AGBR क्या होता है? आगार मीडियम। अगर आगार सिल्वर ब्रोमाइड मीडियम में डाल दो तो इसी से क्या बन जाएगा? जो रूट डाला सर उससे प्लांट हो जाएगा ये पहले कैलस बनेगा, प्रोलिफरेट कर जाएगा। प्रोलिफरेट कर जाएगा और इसको कहेंगे कैलस। और फिर कैलस बनने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अगर अलग अलग डाल दिए इसी में साइड को न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो इसमें से शूट भी निकल जाएगा और इसमें से रूट भी निकल जाएगा और इसमें बहुत सारे प्लांटलेट्स बनेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। टिश्यू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर सर नहीं आया समझ में। देखो हमने इसको कट किया, हाँ इतना पोर्शन कट करके यहाँ डालो, हाँ ये चीज यहाँ डाली,
तो सिल्वर ब्रोमाइड के या दूसरे मीडियम में ये जो आप ये जानो ब्राउन एल्गे होते हैं, ब्राउन एल्गे, एक होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, नील हरित शैवाल, और एक होते हैं ब्राउन, जो रेड सी देखा है, रेड सी, वो ब्राउन एल्गे की वजह से उसमें ब्रोमीन अधिकता में है, तो उस मीडियम का पानी डाल दो। समझ में आई बात की नहीं? आप ये समझिए न्यूट्रिएंट डाल दीजिए, न्यूट्रिएंट तो जानते हो ना, आगार मीडियम बोलो या न्यूट्रिएंट, उसमें न्यूट्रिएंट वो बहुत तेजी से बढ़ के थक्का बना देगा, वही बढ़ जाएगा थक्का। हाँ, छोटा सा टिश्यू है, वो एक छोटी सी बोतल में मोदी जी ने दे दिया ओबामा को, ये लीजिए और उगाइए अपने पूरे अमेरिका में फसल। तो उन्होंने क्या किया, इतने छोटे सा टिश्यू काट के दे दिया, बोला हमारे यहाँ रोज नहीं होता है, रोज भेज दो इस तरीके का। तो मोदी जी पॉकेट में लेके बोले ये लीजिए, रोज उगाइएगा पूरे अमेरिका में। अब उन्होंने उसको कैलस बना दिया, समझ आया? एक एक सेल से ये बढ़ता चला जाएगा, समझ में आया? और फिर अल्टीमेटली ये देखो मिशेल ओबामा की बात है। अब इसके बाद इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? टिश्यू कल्चर। सर वो जो कैलस है सर, उसको क्या, उसको काट दो छोटे छोटे पीस में, डाल दो, सब प्लांट बन जाएंगे, प्लांट बन जाएंगे। फिर बाद में फिर उसको आप जो है इन सीटू कर दो, एट साइट में फ्लाइटो। सर 27th में दिस इज एक्सोथर्मिक। सर इसको ऐसे ऐसे करते रहो, इसको ऐसे करते रहो, फिर से उसका टिश्यू काटो पूरे अमेरिका में। जो हमारे यहाँ टेरर ऑफ बंगाल है, क्राइसिनथीमम, इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रेलिया से उगा के लाए थे, और आज हर साल 37,000 करोड़ रुपए उसको नदियों से निकालने में खर्च। सर 26 में एक और सारे लेक में पूरा फैला हुआ है सर। क्या? क्राइसिनथीमम, टेरर ऑफ बंगाल। सर क्या? पानी के ऊपर वो अचानक उग जाता है, अब पूरा पानी खराब कर देता है लेक को। पानी में देखा नहीं, अगर अचानक जो वीड्स उग जाते हैं, तो वो क्यों लाए? उन्हें अच्छा लगा उसका फूल, तो बोले सब जगह उगाओ, और सारी झील हमारी खराब कर दी, वरना भारत की नदियां इतनी अच्छी हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू को ठोक so, इस अब नहीं ठोक पाओगे। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट एडेड, हाँ, which type of genes will be produced? So the plant will be almost exact like the parent plant. देखो, या फिर डोमिनेंट वाला आ जाएगा। gene produced are identical to their parents. So this also reduces the possibility of disease जो diseases. और स्मॉल एरिया में लार्ज प्लांट। ऐसा तो इन्होंने कहा नहीं कि क्या है, वो डिसीज फ्री तो होगा। अब 27 देखो कि स्टूडेंट ने 20% NaOH को कोस्टर ऑयल में डाल दिया, इन्हें फ्लास्क, कैस्टर ऑयल होगा, कोस्टर ऑयल तो नहीं होगा। कैस्टर ऑयल हमारे यहाँ रखा भी हुआ है, अरंडी का तेल है। सो ये सब ये बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ यूज होता है। सर क्या बता रहे, कैस्टर ऑयल हम लोग नहीं जानेंगे क्या? हंस रहा है खरा। देखो मतलब इससे पूछो, हाथों हाथ 4 यूज बता देगा इसके। कैस्टर ऑयल सर बालों में लगाते हैं, हाथों में लगाएगा। अब देखिए ये देखो, so the flask get hot, इनके बीच में रिएक्शन होगी, ये एसिडिक ऑयल है, ऑयल तो एसिड होते हैं ना, फैटी एसिड्स बनते हैं, तो इनसे जो रिएक्शन होगी, अगर तेल में ये डाल दोगे, कोई मुझे बताएगा कि वास्तव में ये है क्या? कौन सा चीज? देखो ये फैट, बहुत लोगों ने, मैं इतना खुश हुआ कि आपकी इधर उधर की बस बातें। अब ये देखो इन्होंने लिख दिया कि जब सैपोनिफिकेशन इन्होंने लिखा तो वहां लिख दिया प्लीज डू नॉट हीट इट। मुझे खुशी, देखो कितना जानती हैं इस चीज को कि वो खुद ही एक्सोथर्मिक है। बोल दिया कि साबुन बनाने में कृपया उसे उबाले नहीं, वो तो खुद एक्सोथर्मिक है। किसको? ये देखो कैसे इन्होंने बता दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है, फैटी एसिड्स है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर डाल दो तो क्या होगा बोलो? क्या सैपोनिफिकेशन नहीं है? हाँ सर। तो और उसमें हीट निकलती है। इस वजह से उन्होंने लिखा कि कृपया हीट का साइन हटा दें।
ओ ये बता कितना बड़ी, मतलब आप अप्रोच देखो कितना डीपली जान रहे हैं ये बिहेवियर कि इन दोनों को, और अभी उन्होंने कह दिया क्या बताया बताओ, फ्लास्क बिकम हॉट, सो अब फ्लास्क हॉट हो गया, सो क्या हो गया, और ये रिएक्शन क्या हो गई बताइए, लो सोडियम साल्ट ऑफ कैस्टर ऑयल, कितना जानता है, तो बता दिया सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, वही सोप है, बस इस्तेमाल करो, नहाओ दो सुबह शाम। तो अब यहाँ से जो रिएक्शन बनी, प्रोडक्ट बने, तो वो सोप बनेगा, और सोप और ग्लिसरॉल भी बन जाएगा, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ गई, इतना ही रखो। सर वो गरम नहीं किया, अब देखो गरम तो होता रहेगा, ये हुआ ना, ये इतने अभी इतनी गर्म। This is called